मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। औराई थाना क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव में गेहूं दौनी कर रहे किसान की थ्रेसर मशीन में घुसने से हुई मौत। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अय्यरपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर रहे 9 शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेल एसपी, एसडीओ, पूर्व सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों ने रेलवे जंक्शन का किया निरीक्षण। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। औराई थाना क्षेत्र के बेलभद्र गांव में गेहूं की दौनी कर रहे किसान की अचानक थ्रेसर में घुसने से हो गई मौत। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिले के औराई थाना क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। गुरुवार को गांव के समीप खेत में गेहूं की दौनी के दौरान थ्रेसर के लपेट में आने से किसान की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौत की खबर मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान गांव के ही दूखा राम के पुत्र सुरेश राम के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गेहूं की दौनी के दौरान थ्रेसर के लपेट में आने से उसकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार गेहूं का दौनी हो रहा था। इसी क्रम में अचानक थ्रेसर के अंदर हाथ घुसा और धीरे धीरे आधा शरीर मशीन के अंदर घुस गया। स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत थ्रेसर को बंद कराकर बाहर निकाला गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही औराई थाना की पुलिस मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। हम सवेरे यहाँ 8 बजे घर चौक पर से निकल चुके थे। रास्ते में जब गए काम करने के लिए खरका बसंत, जब खरका बसंत 9:30 बजे के नमसम पहुँचे तो ठेकेदार के मोबाइल से फ़ोन गया कि तुम्हारे भाई का हाथ कट गया है थ्रेसर में, लेकिन बल्कि हमको गुप्त रूप में बताया कि हाथ कट गया। जब वहाँ से आए तो यहाँ देखे कि भाई दोनों हाथ और गर्दन थ्रेसर के अंदर में जैसे आदमी को उठा के ठूस देता है दौनी करने के लिए, इस तरह ठूसा हुआ था। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम महादलित आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। अब उनके पास 3, 4, 5 बच्चे हैं, उसको रहन सहन पोषण के लिए, उसको रहने सहने के लिए सरकार से ये मांग करते हैं। राज्य से बाहर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेल पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से रेलवे जंक्शन परिसर का निरीक्षण कर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच का आदेश दिया। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर चाहे वह सुरक्षा गार्ड हो, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी या फिर रेल यात्रीगण हो या फिर प्लेटफॉर्म पर दुकान लगाने वाला दुकानदार, किसी को कोरोना गाइडलाइंस का कोई ख्याल नहीं है। कैमरा देखने के बाद लोग जरूर थोड़े एक्टिव हो जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत है कि किसी को इस चीज़ का ज़रा भी ख्याल नहीं है। आखिर देश के विभिन्न महानगरों से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले लोगों में कौन संक्रमित होगा और पूरा संक्रमण दे सकता है। सबसे बड़ी बात, जो कोरोना की जांच कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, वह खुद बिना मास्क का लोगों का जांच पड़ताल कर रहे हैं। और दूसरी ओर रेलवे की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ और जीआरपी के जवान को भी इसका ख्याल नहीं है, वो भी तब तक जब आज जिला प्रशासन के साथ रेलवे के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कोविड संक्रमण को लेकर दौरा था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अधिकारियों का दौरा है तो स्टेशन पर ये हाल है, बाकी दिन तो भगवान ही जानता होगा। वहीं मौके पर मौजूद पूर्वी एसडीएम कुंदन कुमार ने बताया कि आज पूरे जंक्शन परिसर का निरीक्षण किया गया है। और पुणे से मुख्य रूप से जो ट्रेनें आएंगी उसका हम लोग 100% कोविड टेस्ट करके ही उनको अपने घर जाने देंगे। जो नेगेटिव रहेंगे वो जाएंगे, अदरवाइज़ जो पॉजिटिव रहेंगे वो आइसोलेशन सेंटर में चाहे तो खुद के रिस्क पर जाएंगे या फिर हम लोग के आइसोलेशन सेंटर में जाएंगे। इसी की तैयारी चल रही है और हम लोग कल से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अभी भी हम लोग कोविड पॉजिटिव का टेस्ट लगातार करवा रहे हैं, लेकिन कल से कम मुंबई और पुणे से जो ट्रेनें आएंगी उसका 100% हम लोग टेस्टिंग करवाएंगे।
दिल्ली से आने वाली ट्रेन पे भी देखिए अभी जैसा अभी हम लोगों को गाइडलाइन मिलते जाएगा, अभी फिलहाल महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेन के लिए हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने कहा कि लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है। बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं पहने हैं, जो कि गलत है। निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी जो भी कोविड पॉजिटिव के जो केस आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से ये पेंडेमिक हो चुका है और पुणे वगैरह का भी जो केस आ रहा है वो भी पॉजिटिव निकल रहा है, और ख़ास करके जो हम लोग के यहाँ सदर हॉस्पिटल में जांच हो रहा है या अर्बन पीएचसी में या जगह जगह पर बहुत सारे पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वीसी हुआ 2 दिन पहले और कल जो है प्रधान सचिव का जो वीसी हुआ, उसमें सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो भी ट्रेनें महाराष्ट्र से आ रही हैं, खास करके उस ट्रेन में बैठे हुए महाराष्ट्र के पैसेंजर जो भी हैं, उसको हम लोग ट्रेन पर ही जैसे ट्रेन से उतरे वहीं पर हम लोग व्यवस्था कर दें कि उसका कोविड का जांच हो जाए। तो उसको 3 भाग में बांटना है। एक तो जैसे ही पैसेंजर आएगा उसको वेटिंग हॉल में बना हुआ रहेगा, उसको वेटिंग हॉल में ले जाना है। उसके बाद महाराष्ट्र का जो पेशेंट रहेगा उसको जो है हम लोग जहाँ 10 काउंटर हमारे लगेंगे जहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, उसमें से जो पॉजिटिव केस निकलेगा फिर उसका एक अलग बना हुआ रहेगा वेटिंग हॉल जहां वो कोविड पॉजिटिव के केस रहेंगे। उसके बाद अब उसको चुनना है कि उसको कोविड केयर सेंटर में रखना है या होम आइसोलेशन में रखना है। अब सवाल है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का यह नज़ारा है जहां ना तो रेलवे को इससे कोई मतलब है और ना ही स्वास्थ्य विभाग को, तो फिर कोरोना महामारी पर आम लोगों को कैसे जागरूक कर पाएंगे। जिले में विगत 1 सप्ताह के भीतर कोरोना संक्रमण मामले में तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर अब बाजारों में दिखने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में 8 गुना तेजी से कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। बीते 1 सप्ताह में बढ़ी संक्रमण की रफ्तार ने स्वास्थ्य महकमे को चिंता में डाल दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च को जिले में 11 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। गुरुवार को यह आंकड़ा 100 के पार चला गया। इससे यह पता चलाया जा सकता है कि जिले में कोरोना की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस कदर कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लोग भी खौफजदा हैं। शहर के प्रमुख बाजारों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें भी खाली दिख रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे जगह भी दिखाई दिए जहां कोरोना से लोगों को डर नहीं लग रहा था। एक ऑटो पर कई सवारी लदी हुई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आम लोगों ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम लोग सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि कोरोना जो है दुगने तिगने रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन मजबूरी बस घर से निकलना ही है, काम करना ही है, क्योंकि जब तक कमाएंगे नहीं घर चलेगा कैसे। और जहाँ तक हम लोग से हो पा रहा है, आम जनता लोगों से मास्क का यूज, सैनिटाइजर का यूज, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज तो हम लोग कर रहे हैं। और ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ के जगह पर हम लोग ना जाए। लोगों को डर है और हम लोग मास्क भी लगा रहे हैं प्रॉपर वे में, और ड्यूटी करने जा रहे हैं तो हम लोग ख्याल रख रहे हैं मास्क वगैरह का, हर चीज़ का हम लोग देख रहे हैं और पब्लिक को समझा रहे हैं कि मतलब और भी लोगों को बोल रहे हैं कि मतलब मास्क लगा के रहिए। कोरोना का तो डर है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुवार को लंगट सिंह महाविद्यालय के गेट पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। संगठन के सदस्यों का आरोप था कि सरकार के फरमान से छात्र छात्राओं में काफ़ी गुस्सा है, पढ़ाई बंद है और चुनाव चालू है। ये कैसी कोरोना महामारी है। इन सभी विभिन्न मांगों को लेकर संगठन के सदस्यों ने सरकार को कड़े चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो आगामी 26 अप्रैल को राज्य के सभी जिले में जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के जिला सचिव गरुण प्रियम ने बताया कि कोरोना के नाम पर एक तरफ जनता में डर का माहौल कायम कर सरकार स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग को बंद कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद अन्य 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो छात्र छात्रा सड़क पर उतरेगी। का जो प्रदर्शन है वो शिक्षा पे जो बिहार सरकार चोट कर रही है बारंबार,
उसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में आज का प्रदर्शन हो रहा है, हर ब्लॉक में हो रहा है, क्योंकि जब 5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं और वहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक गैदरिंग हो रही है और रोड शो हो रहे हैं। अभी जदयू और भाजपा का अपने अपने कार्यालयों में बैठक हुई है जो कि कोरोना गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत हुई है। वहाँ कोई भी मास्क वेयर नहीं कर रहा था, मास्क नहीं पहने हुए था, तो वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है और शिक्षण संस्थान में कोरोना फैल रहा है। तो ये दोयम दर्जे की नीति नहीं चलेगी। हम लोग इसी के खिलाफ में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों की मांग को सुना जाए, नहीं तो 26 अप्रैल को जो कि बाबू वीर कुंवर सिंह की ये जयंती है, उस दिन हम लोग पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन उग्र होगा और उसका जवाबदेही बिहार सरकार को लेनी पड़ेगी अगर उसमें कुछ भी होता है तो। अगर शिक्षण संस्थान पे अगर कोई भी हमला होता है तो इसके साथ साथ हम लोग रोजगार के मुद्दे को भी उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो सरकार अभी बनी है युवाओं को बोल के बनी थी कि 19 लाख रोजगार हम लोग देंगे, तो वो 19 लाख रोजगार कहाँ गया। सरैया थाना क्षेत्र के आनंदपुर गंगोलिया गांव के एक पोखर में मछली मारने के विवाद मछली की हुई लूट, मौके पर पुलिस पहुंचकर मामला को शांत करवाया। जिले के सरैया थाना क्षेत्र के आनंदपुर गंगोलिया गांव में एक निधि पोखर से मछली मारने के क्रम में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना गहरा हो गया कि पोखर में मछलियों की लूट होने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि जितना मछली लूट सकते हो उतनी मछली लूट ले, और विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं। जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को शांत कराया और सुरक्षा के लिहाज से इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से मधुबनी जिले में पोखर के विवाद में घटना हुई है, उसके बाद से पुलिस लगातार एक्टिवेट हो गई है, जिस कारण एक बड़ी घटना होने से बच गया है। मामले में सरैया एसडीपीओ राजेश शर्मा ने बताया कि मछली मारने के विवाद में कुछ मछलियां लूट ली गई थी। ऐसा आरोप लगाया गया था कि एक पक्ष के द्वारा, लेकिन पुलिस समय पर पहुंचकर मामला को शांत कराया है और इलाके में शांति कायम करने के लिए पुलिस गश्ती कर रही है। अंतर्गत आनंदपुर गंगौलिया गांव है, वहाँ के विनोद सिंह हैं, जिनके द्वारा सूचना दी गई कि वो मछली अपना पोखर में मार रहे हैं, तो कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। इसी में पुलिस गई थी जांच करने के लिए। विनोद सिंह के द्वारा आवेदन दिया गया है। ये पुराना मामला है, मछली और पोखर को लेकर के दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। इसी को लेकर के जो है आवेदन थाने में दिया गया है, ये जाँच कर रही है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। किसी क्या गिरफ्तारी वगैरह भी कुछ? जी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल जब पुलिस गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मामले को ये शांत करा दिया गया था। समाहरणालय परिसर में फुटपाथ दुकान संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाहरणालय में जिला फुटपाथ दुकानदार संघ ने बिना बैरिंग जोन बनाए फुटपाथ के दुकानदारों को उजाड़ने के विरोध में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। फुटपाथ दुकानदार संघ का आरोप है कि यातायात के नाम पर प्रशासन द्वारा जबरन हटा दिया गया। दुकानदार संघ ने कहा कि सभी फुटपाती दुकानदारों की स्थिति खराब हो गई है। सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बिना वेयरिंग जोन बनाए हम लोगों को हटा दिया गया है। हमारे कंपनी बाग के जितने भी गरीब दुकानदार हैं वो जिलाधिकारी के सामने अपनी रोजी रोटी के लिए, हमारे जितने भी कंपनी बाग के फुटपाथ के दुकानदार हैं वो जिलाधिकारी महोदय के सामने अपना रोजी रोटी के लिए ये मांग करने आए हैं कि अभियान में उनका जितना रोजी रोटी था बंद हो गया। उनके दुकानदार जितना दुकानदारी करते थे लगभग सबका बंद कर दिया गया, अभियान में हटा दिया गया। तो इनका अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ, लोगों का रोजी रोटी नहीं चल रहा है, लोगों का घर चूल्हा चक्की बंद है, बाल बच्चे अभी जो निकले हैं रोड पर इनको सही से भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो आखिर जिला महोदय जो बोले थे कि पहले हम बसाएंगे, तो बसाने में अभी तक कोई तरह का उपाय नहीं किया गया। लोगों का दुकानदार को दुकान बंद कर दिया गया। इसलिए हम लोग आए हैं कि हमारी दुकान को बिना व्यवस्था किए हुए जो हटाया गया है, पहले हमको व्यवस्था किया जाए तब हटाया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय में एक जो केस चल रहा था हम लोगों का, उसका भी हम लोगों ने बात रखा कि सर ये जो हम लोग का केस चल रहा है उसमें ये आदेश आया, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि पहले लोगों को बसाया जाए, पहले रोजी रोटी का उपाय किया जाए तब हटाया जाए। इन्होंने कहा कि ठीक है पहले हम सभी दुकानदारों को व्यवस्था करेंगे।
समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने जल एवं स्वच्छता समिति को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समाहरणालय परिसर स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, डीपीएम जीविका, जिला समन्वयक, कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी के साथ अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से जिले में शौचालय निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा जिलाधिकारी के द्वारा की गई। साथ ही निर्देश दिया कि शेष बचे सामुदायिक शौचालय का निर्माण अप्रैल के अंत तक करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त निर्देश उन्होंने सामुदायिक शौचालय निर्माण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के क्रम में दी। साथ ही निर्देश दिया कि लोगों को सामुदायिक शौचालय का उपयोग करने में उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की भी ज़रूरत है ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से जिले में शौचालय निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा जिलाधिकारी के द्वारा की गई। विशेषकर वैसे लाभुक जिन्होंने शौचालय का निर्माण कर लिया है परंतु उनके भुगतान में प्रॉब्लम था, उसके लेकर के सख्त निर्देश पूर्व के बैठकों में दिए गए थे। आज स्पष्ट हुआ है कि 99% लाभुकों का राशि का बकाया का भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रत्येक पंचायत में 2 के हिसाब से जो सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना था उसकी भी समीक्षा की गई। मैं आपको बता दूं कि समीक्षा के उपरांत ये स्पष्ट हुआ कि लगभग 400 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 150 से ऊपर सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य गति पर है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
जिला पुलिस ने अय्यरपुर थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 9 सातर अपराधियों को हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहियापुर थाना क्षेत्र से 9 अपराध कर्मियों को हथियार व मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक बड़े शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सूचना के आलोक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित किया गया। अहियापुर थानाध्यक्ष सुनील रजक के साथ गठित टीम व सशस्त्र बल के साथ उक्त जगह पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के नीचे से 3 अपराधियों को एक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, 1 किलो चरस व एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे से भी 3 अपराधियों को 1 केजी 350 ग्राम गांजा, 1500 नगद व एक टेम्पू के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अपराधी मौके से फरार हो गया, जिसकी पहचान गरीबनाथ सहनी के पुत्र सुरेंद्र सहनी के रूप में हुई है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद अरमान, मोहम्मद आलम, नंद किशोर साहनी, अभिषेक कुमार, शमशाद व रंजीत कुमार शामिल है। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस खास करके अहियापुर थाने में दिनांक 7 तारीख को और 8 तारीख को 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराध कर्मियों की, जो कि सक्रिय लूट करने वाले अपराध कर्मी सब हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 तारीख को NH57 पे राघोपुर जाने वाली सड़क पे सूचना मिली, अहियापुर थाना को सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी यहाँ पे लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पे थानाध्यक्ष उपाधीक्षक नगर द्वारा एक रेड किया गया और रेड करके पकड़ा गया। वहाँ से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, कुछ भागने में भी वहाँ पे सफल हो गए। गिरफ्तार लोगों के पास से मोबाइल और कुछ मादक पदार्थ तथा एक टेम्पो की बरामदगी हुई। उन लोगों से पूछताछ में उन लोगों द्वारा खुलासा किया गया कि ये लोग टेम्पो पे पैसेंजर को बैठा करके और उनके साथ लूटपाट की घटना, छीन-छोड़ की घटना करते हैं। इस तरह से एक अच्छी पुलिस को सफलता मिली है। दूसरी घटना 8 तारीख को पुलिस को पुनः सूचना मिली कि एक स्थान पे कुछ अपराध कर्मी लूट की योजना से जुटे हुए हैं। इस सूचना पे पुलिस के द्वारा अहियापुर थाने के द्वारा पुनः छापेमारी की गई और मौके वारदात से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 1-2 व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल रहे हैं, जिसकी पहचान हो गई है। उन लोगों के पास से एक लोडेड पिस्टल, देसी पिस्टल और कुछ आपत्तिजनक सामानें भी बरामद की गई है। उन लोगों के द्वारा जो घटना करने की योजना बनाई गई थी उसका भी पूछताछ के दौरान खुलासा कर दिया गया है। इस तरह से 2 बड़ी घटनाओं को मुजफ्फरपुर पुलिस को रोकने में सफलता मिली। अपराधी की रिकॉर्ड क्या रही है? कितने अपराध कर्मी टोटल है? अभी तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है दोनों कांडों में लेकर के। पटना में आयोजित स्मार्ट सिटी के समीक्षा बैठक में मेयर सुरेश कुमार ने स्मार्ट सिटी के कार्य प्रवृत्ति को लेकर उप मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा। बीते दिनों पटना में आयोजित स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, नगर व आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर सहित 4 स्मार्ट सिटी के मेयर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि आम लोगों के सहयोग से सभी स्मार्ट सिटी में काम की रफ्तार और तेज होगी। सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी में तेज गति से हो रहे कार्यों की उपलब्धियां आम लोगों को विभिन्न प्रसार माध्यमों के जरिए बताया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर पत्र सौंप कार्य प्रगति की मांग की है। डीएम साहब समाहरणालय में जो मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें पेपर में 6 तारीख के पेपर में आया था कि जस के तस अभी तो मुजफ्फरपुर है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई है। इस पर उन्होंने गंभीरता सुना और कहा कि 3 से 4 दिन में हम 5 दिन में फिर शहर आ रहे हैं। और जो हम लोग का 7 निश्चय का जो 2016 में एक किताब बनी थी, 7 निश्चय, माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय, एक 2019 में जो हम लोगों ने बनाई थी, उस पर भी गंभीरता सुना उन्होंने कहा कि इस पर बहुत जल्दी कार्य करनी है और ये उसमें वो कार्य बहुत जल्दी होने वाला है, उसी के मध्य बुलाया था उन्होंने। और तीसरी थी आपको ये जो अभी हम लोगों ने स्कीम लिया है हर घर नल का, उसका काम
सुस्त है, थोड़ा सुस्त है, क्योंकि अभी गर्मी आ ही गई, मान के चलिए सुस्त है। तो वो उसके लिए उन्होंने अपने अधिकारी को वहाँ से फ़ोन किया है और उन्होंने अधिकारी को कहा है कि जल्द से जल्द काम कीजिए। चौथा जो था जल मीनार, जो 11 जल मीनार हम लोगों के शहर में है, उसमें कुछ का काम हो भी गया है और स्टार्ट हो गया है। संभवतः आजकल में हम भी निरीक्षण करेंगे उसका। तो ये जो दो चीज़ है, जल का जो जल मीनार ठीक होना और 7 निश्चय का मान्य घर नल जल की योजना का जो स्कीम लिए हुए हैं, वो अगर 1 से 1.5-2 महीना में हो जाती है, हालांकि काम उसमें स्पीड पकड़ लिया है, हो जाता है, तो किसी भी शहरवासी को पानी की तरसना नहीं पड़ेगा। हर एक घर में ये पानी की व्यवस्थाएं हो जाएगी। थोड़ी सी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है कि जगह नहीं मिल रहा है जो पानी टंकी लगाने का है, वो उसके लिए भी डीएम साहब से वार्ता हुई है। डीएम साहब भी बोला है उन्होंने कि जो भी शहर में सरकारी जगह या सरकारी स्कूल है उसका हम लोग को लिस्ट दें, हम उन प्रिंसिपल से बात करके उससे एनओसी दिवाएंगे। उस पर पार्षद लगे हुए हैं, पार्षद से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो अविलंब इस कार्य को करवाएं। एआईडीएसओ जिला कार्यालय में असेंबली बम कांड दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। एआईडीएसओ जिला कार्यालय में ऐतिहासिक बम कांड दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एआईडीएसओ के सदस्य समेत छात्र छात्राएं शामिल हुए। विचार गोष्ठी का संबोधित करते हुए एआईडीएसओ के राज्य सचिव ने कहा कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम धमाका किया था। उनका मकसद ब्रिटिश संसद के माध्यम से किसान, मजदूरों एवं आम लोगों पर काले कानूनों को थोपने के खिलाफ था। 8 अप्रैल असेंबली बम कांड दिवस के अवसर पर एआईडीएसओ की ओर से जिला कार्यालय मोती झील में एक विचार गोष्ठी आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद आजम भगत सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर हम लोगों ने भगत सिंह का जो उद्देश्य था, 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम का धमाका किया था। उनका मकसद था ब्रिटिश संसद के द्वारा जो किसानों और छात्र नौजवानों के विरोध में, आम लोगों के विरोध में जो काले कानून पास किए जा रहे थे, उसके खिलाफ में पूरे देश भर के छात्र नौजवानों, आम लोगों को जगाने का उनका मकसद था। इसी मकसद से उन्होंने बम का धमाका किया था। आज जब हम लोग असेंबली बम कांड दिवस मना रहे हैं, ऐसे समय में जो वर्तमान शासक वर्ग या सरकारें जिस तरीके से किसानों के विरोध में काले कानून लेकर के आ रही है। भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने सिपाही विरोधी के नामक मंगल पांडे की 164वीं बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने मंगल पांडे की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा के संस्थापक ने कहा कि मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। वैसे महान क्रांतिवीर पर राष्ट्र को गर्व है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अमर शहीद मंगल पांडे का नाम हमेशा अमर रहेगा। संग्राम के प्रथम सूत्रधार, भारत के अमर सेनानी, अमर शहीद मंगल पांडे की आज 164वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। आज उनके सम्मान में नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल पर महान विभूति को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। ब्रिटिश हुकूमत हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उस समय 1857 में जब राइफल में गोली भरी जाती थी और गोली छूटने के बाद उसे दांत से घींचना पड़ता था और उस गोली में शुगर और गाय की चर्बी लगी रहती थी। इस कारण मंगल पांडे के दिमाग में एक बात आई कि ब्रिटिश हुकूमत हिंदू मुसलमान दोनों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उनके धार्मिक भावना पर आघात पहुंचा रहा है। इसलिए मंगल पांडे ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को यह समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हम लोग बगावत करें, कि हम लोग
गाय और सुगर के चर्बी से लगा हुआ उस गोली टोटा को हम लोग दांत और मुंह से नहीं खींचेंगे। इसके खिलाफ मंगल पांडे ने आवाज उठाया, इसलिए इतिहासकारों ने लिखा कि 1857 सिपाही विद्रोह के महानायक मंगल पांडे हुए। और जब ब्रिटिश हुकूमत सरकार को यह मालूम हुई कि मंगल पांडे ने ही इस आग को लगाया है और हिंदू मुसलमान दोनों इसका विरोध कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उसी समय सिपाही विद्रोह हुआ और उसी जुल्म में मंगल पांडे को आज ही के दिन 164 वर्ष पूर्व फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।